नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का जो क्लास है सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के लिए आप ज्वाइन क्लास कर सकते हैं। मेरा गारंटी है कि 60 में से आपका 55 प्लस नंबर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन सी ताकतों के बीच लड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अब अगला जो प्रश्न है ये कथन कारण से है, ठीक ना। जैसे कथन एक कह रहा है वक्तव्य कि महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। अगला कारण जो वक्तव्य है कि औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिशेष पैदावार को बढ़ाया। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित कर वसूल करते थे, ये कथन गलत है। जबकि बी कथन सही है कि औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाजों का अधिशेष पैदावार को आगे बढ़ाया। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, तो कथन कारण बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर के सर्वज्ञ शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उसने विभिन्न धर्मों और उनकी रीति रिवाजों में उसकी रुचि थी, इसलिए उसका सर्वज्ञ शांति विचार का जो सिद्धांत है वो उदय हुआ। ठीक ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। तो मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था वो उनका आधार हुआ करता था। अगला है तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। ठीक ना। अगला प्रश्न है वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो कौन से संत थे? तो वो नैनार और अलवार संत थे जो बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे, नैनार और अलवार। और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में नैनार संत थे और अलवार संत थे। अगली बार आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। गोंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है? तो गोंड जनजाति जो है, ठीक ना, ये आपका छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, ये भूगोल से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनना है। ठीक ना। तो यहाँ पे पहला जो है ए, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। तो ये बात सही है। अगला है अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तन को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। बिल्कुल खुश नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा नाखुशी थे। दिकू लोगों ने आदिवासी और आर्थिक सामाजिक संपन्नता में सहायता की। बिल्कुल भी नहीं की। तो यहाँ सिर्फ ये सही है कि बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक ना। देखिए कॉन्सेप्ट और आपका फैक्ट दोनों ही इसमें काम आता है। ठीक ना। सतनामी आंदोलन का गठन, मेरा गारंटी है कि 60 में 55 नंबर आपको आए, क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था? तो सतनामी आंदोलन का गठन पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए गठित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं? तो यहाँ सत्यशोधक समाज जो है महाराष्ट्र में कार्यरत था। ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। 41वां यहाँ है निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप से मेल खाते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंधित है, ये श्री नारायण गुरु जी ने कहा। इसके बाद शूद्र और अति शूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ये ज्योतिबा राव फूले जी ने कहा। ठीक ना। अगला चलेंगे अगले प्रश्न पे। औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पे वक्तव्य की बात हो रही है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो निश्चित रूप से ये बात सही है। उसके बाद इसके द्वारा आशा की गई कि धर्म का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। ठीक है, ये भी कथन सही है। इसके द्वारा आशा की गई कि भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा, ये गलत था क्योंकि भारतीय प्रशासन के भारतीयकरण की मांग हो रही थी ना, ये चीज़ें।
अगले प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प बताइए। ठीक ना, जैसे यहाँ है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की थी, तो ये बात सही है। अगला प्रश्न अगला है बी, इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती थी, यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकारों भी सशक्त करती थी। बिल्कुल नहीं, आम आदमी के मौलिक अधिकार बिल्कुल सशक्त नहीं करती थी। चलिए सी है, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी सही है। चलिए अगला है, आप क्या सोचते हैं कि मीराबेन जैसे गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी। मीराबेन जो थी अमेरिकन थी, विदेशी महिला थी, गांधी जी के संपर्क में आने से वो गांधी जी के अनुयायी बन गई थी। ठीक ना, पूरी तरह से उनका भारतीयकरण हो गया था। तो इन्होंने पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए विज्ञान और मशीनरी पर बल देने की थोड़ी सी आलोचक थी। ठीक ना, अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक ना, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागजों पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, ये चीज़ सही है। इसके बाद आपका एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या कस्बा को कागज़ पर दिखाना है, तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, ये भी बात सही है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। तो पहला है कथन ए कि विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। बी है, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऐसा कौन होगा, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो इसमें सटीक उत्तर होगा अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका के इसमें मध्य भाग से विषुवत वृत्त भी गुजरती है और इसका बहुत बड़ा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में भी पड़ता है। उत्तर अमेरिका नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यह दक्षिण अमेरिका भी नहीं होगा और एशिया भी नहीं होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है या रखे गए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक ना। अब इसके बाद अगला है उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये आपको सही अनुक्रम से रखे गए हैं। आगे उष्ण, उसके बाद दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद शीत कटिबंध, ठीक ना, नीचे की ओर। चलिए आगे देखेंगे, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देशांतर के संबंध में आपका देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्त रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान होती है, ये बात सही है। और उसके बाद देशांतरी याम्योत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है या ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, तो ये भी सही है। अगला है, निम्न कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, जितने भी कथन कारण और कूट वाले हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आपका ये सवाल सही होने की संभावना बहुत ही न्यून है। चलिए आगे देखेंगे कि अगला प्रश्न है कि ए है, हरे पौधे CO2 का उपयोग कर, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन तैयार करते हैं। बी है कि CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। तो यहाँ ए सही है लेकिन बी असत्य है, यानी CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ज़्यादा अधिक जंगल होगा, ये गलत है। चलिए अगला है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं की गिरने की से क्षति पहुंचा सकती है। तो अगर रिएक्टर 5 से ऊपर आता है तो ये बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती है। अगला है कि आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायु में मौजूद ताप और शीतलता होती है। किस स्थान का तापमान निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है, स्थान की ऊंचाई पर, समुद्र तल से निर्भर करता है और ठंड एवं गर्मी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, ये बात सही है। उसके बाद पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, ये भी बात सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, तब निम्न में से किसकी सहायता से इसे समझाया जा सकता है। तो इसमें आर्द्रता के माध्यम से ज़्यादा बढ़िया से समझाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न का मिलान करना है।
और सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिमी ढलान पर पाई जाती है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर पाई जाती है। उसके बाद कटीली झाड़ियाँ जो है राजस्थान में पाई जाएंगी। और मैंग्रोव वन जो है आपको सुंदर वन में पाए जाते हैं। जैसे मैंग्रोव वन क्या होता है, वहाँ पे सुंदरी नाम की पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो बहुत झाड़ीदार होते हैं, घने होते हैं। समुद्र से जो ज्वार भाटा लहरें आती हैं उनसे टकरा के रुक जाती है, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता है, ठीक ना। ये चीज़ तो इसे मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक ना। ये जैसे बांग्लादेश वाला इलाका है, पश्चिम बंगाल वाला, तो बांग्लादेश ये जो सुंदरवन वाला इलाका है, लगभग सुंदरवन का 70% बांग्लादेश में पड़ता है, 30% पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और भी जितने भी समुद्र तटीय इलाके हैं सब में आपको मैंग्रोव जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अपरदन को रोकती है। समुद्र के द्वारा जो कटाव होता है उसको बहुत असरदार तरीके से रोक देती है। चलिए आगे देखेंगे। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही हैं। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती हैं, जो अपने आधार पर चौड़ा है, नीचे की ओर चौड़ा है और ऊपर की ओर बहुत पतला हो जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या पिरामिड का वह प्रयोग कर रही हैं? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, केन्या। तो इसमें सीधे नीचे चौड़ा है, ऊपर पतला है, तो इसका मतलब केन्या है, ठीक ना। ये चीज़ अविकसित है, पिछड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? तो प्रवास को प्रभावित करने में कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और उच्च आय प्रभावित करती हैं। इसके अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ है कि प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। ये बात सही है। प्राथमिक क्षेत्र में तो वही हुआ, कृषि, मत्स्य, विनिर्माण, खनन, ये से भी विनिर्माण नहीं है, खनन है। कृषि है, पशुपालन है और खनन है, ठीक है। तो यहाँ प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग होता है। बैंकिंग, यातायात, विज्ञापक द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण है? बिल्कुल नहीं, ये तृतीयक के हैं। तृतीयक गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है? बिल्कुल नहीं, द्वितीयक वाले संबंधित हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? तो भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत की ओर पहुंचा। अगला सब पॉलिटिकल साइंस से है, पॉलिटी से है। कि संविधान बनाने वालों ने ये घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? तो ये विविधता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता को बढ़ावा देने का प्रयास है। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद है? तो भारत में सरकार के 3 स्तर मौजूद है, केंद्र, राज्य और पंचायती राज व्यवस्था। अगला है, भारत के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, ठीक है। ये आज़ादी के बाद सबको मिला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और फिर जाके राजीव गांधी के ज़माने में आपको 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अगले चलेंगे। क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि इसमें नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है, और दूसरा है ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कृषि के विषय में है कि गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक परिवर्तनशील विकासशील विचार के रूप में प्रजातंत्र को प्रस्तुत करना ज़्यादा उचित होगा। एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है, तो कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे लक्ष्मी लाकड़ा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी, ये। और अगला है, रुकैया हुसैन ने वायुयान चालकों की कहानी लिखी, ये। महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में खुलकर आगे आ रही हैं, बहुत तेज़ी से आ रही हैं, ठीक ना। ये चीज़ें माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? तो यहाँ माता पिता और अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में 4A में है, 51 क में है, ठीक ना। ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लागू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य है माता पिता का। अगला है, संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है?
तो मूल अधिकार को इसकी अंतरात्मा कहा गया है। एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को बढ़ाते हुए बच्चों से न्यायालय में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालय में ले जाने का वचन देती है। तो इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में ले जाने का क्रम क्या होगा? तो निचली अदालत, फिर उच्च अदालत, फिर सर्वोच्च अदालत। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समूहों के हास्याकरण से सामना किया, तो इसमें होगा कि दूसरों के आधिपत्य का विरोध द्वारा, फिर सशस्त्र संघर्ष द्वारा और शिक्षा द्वारा अपने को सुधार द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका सही है, ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। इसके बाद हाशिया के लोग इनका उपयोग कर उन पर होने वाले अन्याय से अपने बचाव हेतु करते हैं और लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। ये तीनों ही सही हैं। अगला है, देखिए अगर आपका 10th तक, ठीक ना, सोशल साइंस अच्छा है, आपका ग्रेजुएशन में आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ी है, तो आपका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका 60 में अधिकांश सही हो, 50+ रहिएगा, ठीक ना। या आपने सीटेट के बाद 1-2 महीने बढ़िया मेहनत की है। सीटेट 1-2 महीने बहुत है अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से अच्छा पढ़ा हुआ है तो, ठीक ना। ये चीज़ें सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है कि पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना, ये ज़्यादा उपयुक्त है। अगला है, सामाजिक राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं और लिखी जाती हैं कि वे पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन स्थापित रखती हैं। आरंभिक स्तर पर, अगला प्रश्न है, आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं? तो इसमें आप देखिए, भूमिका अदा करना, रोल प्ले, इसके बाद अंत मुक्त यानी ओपन एंडेड प्रश्न जरूरी है और समय सीमा ये भी जरूरी है। अब यहाँ पे कि पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती हैं? तो छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे कि आरंभिक स्तर की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में से कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पे भारत विभाजन की स्मृतियाँ, जाति आधारित भेदभाव और कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न, ये पढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब सामाजिक विज्ञान, अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों पर बल होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों में की जिज्ञासा और रुचि को जगाने पर, छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर, और साथ ही साथ छात्रों को तथ्यों अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर। अगला प्रश्न है 77 कि निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकते हैं? तो पर्यावरण तथा विकास, इस पर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है? तो यहाँ पे खोजी प्रश्न को खोजना, छात्रों को प्रतिबिंबम यानी रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना और छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना, ये जरूरी है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे स्वतंत्र निर्णय ज्ञान का अवबोध कराना, इसके बाद प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सक्षम बनाना, और आपका सामाजिक विज्ञान के मानकों और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास करना, और साथ ही साथ नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसला करने में मानक उपयोग जरूरी है। अगला है कि आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंध है? तो आलोचनात्मक चिंतन का संबंध जिज्ञासा से भी है, रिफ्लेक्शन से भी है और आज्ञा पालन से भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आप अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार ये बताना होगा, और बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी, उनका कष्ट सहना, ये भी बताना होगा। अब भारत सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना, ये भी आपको बताना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
एक विषय के तौर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना, साथ ही साथ सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना, और साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित, व्याख्यायित करने के कौशल का विकास करना जरूरी है। चलिए अगला है कथन कारण है, ठीक ना, कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है या फिर आपका सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। तो दोनों ही गलत हैं। अगला है अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए कहते हैं। तो वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो ये प्राथमिक स्रोत के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और अति महत्वपूर्ण जो है उस पर बताना है। तो यहाँ है कि अधिगम का उद्देश्य पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है। साथ ही साथ जो विषय पाठ्यक्रम से पढ़े हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ना भी जरूरी है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने के 3 कारकों का वर्णन कीजिए, ये बताएगा। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किस प्रकार किया, ये भी बताएगा। अगला प्रश्न है कि समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई यात्रा कर रहा है, तो वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक या जिज्ञासु हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और कौशल भी विकसित हो। तो रेल का नंबर संख्या पता लगाए और रूट को मानचित्र पर ढूंढे और पता लगाए, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। तो ये देखेंगे कि कौन से 2 मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, ये सही है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये भी सही है। और सिंचाई के स्रोत को सूचीबद्ध कीजिए, इनसे तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है कि आपको अपने छात्रों को समूह के संसद पटल पर रखे गए एक कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। तो उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य देंगे। तो उनको 3 काम देंगे। पहला, इस विषय मुद्दे पर समाचार पत्र में लेख लिखना। दूसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों का नज़रिया मालूम करना, प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना। और सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन की रूपरेखा बच्चों के आत्म आकलन व आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है। तो अधिगम की तरह आकलन प्रदान करती है। क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक ना। यहाँ हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है और कोई अपने BEd वाले से भी है, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।